हेलो एवरीवन, मैं हूँ गुलजार और स्वागत है आपका भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के बारे में। ठीक है, अब तक हमने पुर्तगालियों के बारे में देख लिया, डचों के बारे में देख लिया, फ्रांसीसियों के बारे में देख लिया। अब लास्टली हम अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे और इनसे ही रिलेटेड पूरे चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, तो अंग्रेज़ों का प्रवेश। तो ब्रिटेन ने लगभग 2 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। ठीक है, 2 शताब्दी मतलब लगभग 200 सालों तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर इन्होंने अपना शासन किया था। और ये कैसे संभव हो पाया कि ये इतने लंबे समय तक शासन कर पाए? ठीक है, ये हमारे सामने सवाल उठता है। तो इस विषय पर अनेक पुस्तकों में ब्रिटिश शासकों की रणनीतियों का विश्लेषण किया गया है। यहाँ पे क्लास 8th की ये जो NCERT है, इसके अलावा हमें कई सारी बुक देखने को मिलती हैं जहाँ पे इन लोगों की ये रणनीतियों के बारे में बताया गया है कि इन्होंने क्या क्या ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जिसके थ्रू इन्होंने 200 सालों तक शासन किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पूरी कहानी जो है वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम भारत में उनकी जो औपनिवेशिक उपस्थिति है उसके मुख्य पहलुओं पर ध्यान देंगे। ठीक है, कि जो भारत में है अंग्रेज़ वो किस तरीके से अपने उपनिवेश बनाने में काम कर रहे हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्यापारियों से शासक बनने तक। इस हेडिंग का क्या मतलब है कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ये शुरुआत में व्यापारी बन के आए थे, नॉर्मल। ठीक है, और धीरे धीरे करके ये कंट्रोल गेन करने लगते हैं और धीरे धीरे करके ये शासक बनने लगते हैं और तब जाकर इन्होंने लगभग 200 सालों तक हमारे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। ठीक है, तो भारत पर ब्रिटिश अधिग्रहण मतलब कि कब्जा जो था ब्रिटिशर्स का, वो इतिहास की उल्लेखनीय घटनाओं में से एक है जहां पर एक साधारण व्यापारिक कंपनी एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में रूपांतरित हो गई। ठीक है, कि शुरुआत में ये लोग सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, सिर्फ कंपनी आई थी, लेकिन धीरे धीरे ये साम्राज्यवादी शक्ति बन गई। साम्राज्यवादी मतलब कि दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करके अपना साम्राज्य बढ़ाने वाला जो होता है वो साम्राज्यवादी होता है। ठीक है ना, तो ये व्यापारिक कंपनी से साम्राज्यवादी शक्ति में बदल गए धीरे धीरे करके। तो पारंपरिक विजयों के विपरीत, पारंपरिक विजय मतलब जो पहले विजय हुआ करती थी पुराने समय में, जैसे युद्ध करके किसी क्षेत्र को जीत लिया जाता था, राजा आपस में युद्ध करते थे। ठीक है, तो उस तरीके से क्षेत्र को जीता जाता था। लेकिन उसके विपरीत भारत पर जो ब्रिटिशर्स का अधिग्रहण रहा, जो ब्रिटिशर्स का कब्जा रहा, वो क्रमिक था। मतलब धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इन्होंने ये कब्जा किया। सुनियोजित था, मतलब प्लान्ड था। ठीक है, अच्छी तरीके से इन्होंने प्लानिंग बनाई और स्ट्रैटेजीज बनाई और वाणिज्यिक उपक्रम का रूप लिए हुए था। वाणिज्यिक उपक्रम यानी कि वही ये व्यापार से रिलेटेड बस काम कर रहे थे शुरुआत में इन्होंने ये नहीं दिखाया कि ये भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो धीरे धीरे ये अपनी योजना बनाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो विजय होती थी उसमें डायरेक्ट युद्ध किया जाता था और क्षेत्र को जीता जाता था। तो जब ये लोग भारत में आए हैं तब इनके पास में इतनी पावर नहीं है कि ये समुद्र के रास्ते से इतनी सारी सेना ले आए अपने साथ में और भारत पर डायरेक्ट कब्जा कर लें युद्ध के थ्रू। उतने पावरफुल ये नहीं थे, इसीलिए इन्होंने धीरे धीरे करके ये काम शुरू किया। ठीक है, तो प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण इन्होंने नहीं किया, डायरेक्टली अटैक इन्होंने नहीं किया। क्लियर हुई ये बात। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसकी स्थापना एक व्यापारिक कंपनी के रूप में हुई थी, वही बात सेम बात है। ठीक है, इसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक राजकीय अधिनियम यानी कि चार्टर प्राप्त हुआ था। देखो, ये जो अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये कैसे बनी? ये वहीं पर इंग्लैंड में बनी थी। ठीक है, और इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम जो थी। ये याद रखना है आपको फैक्ट कि महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या किया था, इनको राजकीय अधिनियम दिया था। राजकीय मतलब राजा रानी या फिर सरकार से रिलेटेड जो होता है। ठीक है, तो वो एक उन्होंने अधिनियम बनाया। अधिनियम यानी कि कोई एक नियम या कानून बनाया। ठीक है, तो राजकीय अधिनियम का क्या मतलब है कि राज्य ने या रानी ने एक कानून बनाया था जिसको हम चार्टर बोलते हैं। तो चार्टर का भी वही मतलब होता है कि राजा या रानी द्वारा जो आधिकारिक अनुमति पत्र है कि इनको अनुमति दी जाएगी और इन लोगों को एक कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है,
तो इस चार्टर ने इसे विशेष अधिकार प्रदान किए। तो इन विशेष अधिकार में क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि इनको निजी सेना गठित करने का अधिकार था। निजी सेना मतलब ये लोग अपनी खुद की सेना बनाकर रख सकते हैं, प्राइवेट सेना, ठीक है। हर किसी को ये अधिकार होता नहीं है कि वो सेना बनाकर रख सके, लेकिन इन ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को। और किसने दिया ये अधिकार? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखनी है। तथापि इसके प्रतिनिधियों ने आरंभ में स्वयं को केवल व्यापारियों के रूप में प्रस्तुत किया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं और वो लोग खुद को सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि भाई हम तो सिर्फ व्यापारी हैं और कुछ नहीं है। भारतीय राजा जो हैं उनके सामने जाकर अनुमति मांगते थे कि माय लॉर्ड, हमें तो बस यहाँ पे व्यापार करना है, हमें व्यापार करने की आप अनुमति दीजिए। तो भारतीय राजा जो होते थे वो इनको अनुमति दे देते थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि व्यापार बढ़े, ठीक है। तो इसी कारण शुरुआत में ये अपने आप को व्यापारी दिखा रहे हैं। इसी वजह से 17वीं शताब्दी में उन्हें भारत के तटीय क्षेत्रों जैसे कि सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में बिना विशेष विरोध के अपने केंद्र स्थापित करने का अवसर मिल गया। मतलब कि इनका ज़्यादा विरोध नहीं किया गया, ठीक है। और इनको जो है वो अलग अलग जगहें दे दी गई कि यहाँ पर ये लोग अपने व्यापारिक केंद्र यानी कि अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं। तो अंग्रेज़ों ने कहाँ कहाँ पर फैक्ट्री बनाई? सूरत में, मद्रास में, बम्बई में और कलकत्ता में। इनकी लोकेशन देख लें, वैसे तो हमने देखी हुई है, लेकिन अब हम अंग्रेज़ों की बात कर रहे हैं तो एक बार और देख ले रहे हैं। तो यहाँ गुजरात में आपको ये सूरत देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और महाराष्ट्र में ये बॉम्बे है, बॉम्बे जिसे हम आज मुंबई के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी बम्बई और कलकत्ता में, ठीक है। तो बम्बई देख लिया, सूरत देख लिया, और कलकत्ता जो था वो कोलकाता है, जो आज का यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। ये जो स्टेट है ये वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, और यहीं पर ही ये कोलकाता लोकेटेड है। और इसी कोलकाता को उस समय पर कलकत्ता बोलते थे अंग्रेज़, ठीक है। तो ये कलकत्ता में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा ली थी, और मद्रास में लगाई थी एक। तो मद्रास भी मैंने आपको दिखाया था, जो चेन्नई है यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है, इस वाली जगह पर, यहाँ पे भी इन्होंने लगाई थी। तो चारों को देख लो एक साथ में। तो इस वाली जगह पर, यहाँ पर, ठीक है, सूरत में, बॉम्बे में या बम्बई में, मद्रास में और तुम्हारा कोलकाता में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, ठीक है। इंडिया के अलग अलग जगहों पर ये फैक्ट्री लगा रहे हैं, और चारों की चारों हमें समुद्र के किनारे ही लगभग देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये हो गई इनकी फैक्ट्री की लोकेशंस, ये आपको याद रखनी है। फिर स्थानीय शासकों को ये व्यापारिक केंद्र आपत्तिजनक नहीं लगे, क्योंकि स्थानीय शासक जो थे वो सामान्यतः विदेशी व्यापार को उसका स्वागत करते थे कि विदेशी व्यापार होने दिया जाए तो उतना ही ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट होगा, उतना ही ज़्यादा हमें भी मुनाफा होगा। यही तो खासियत थी ना भारत की, कि भारत में पहले से ही विदेशी व्यापार होता चला आ रहा था, इसीलिए ये लोग उसको रेजिस्ट नहीं कर रहे थे, उसका प्रतिरोध नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये क्या पता थी कि ये व्यापारी के वेश में जो है वो भारत को ही अपना उपनिवेश बना लेंगे, ठीक है ना। तो तथापि इन साधारण प्रतीत होने वाले प्रयासों के पीछे कंपनी की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाएं छुपी थी। ये जो लग रहा था कि ये सिर्फ व्यापारी हैं, सिर्फ व्यापार करेंगे, पैसा कमाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये सिर्फ हमें दिख रहा था, सामने से दिख रहा था, लेकिन इसके पीछे दीर्घकालिक इनकी महत्वाकांक्षाएं थी। दीर्घकालिक मतलब लंबे समय में, ठीक है। लंबे समय में जो है इन्होंने फिर जाके भारत पे कब्जा कर लिया, ठीक है ना। तो अंग्रेज सबसे पहले व्यापारी के रूप में आए, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने भारत पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले इस अध्याय के पहले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक आप देखिए, ठीक है। तो ये हमने ये चित्र देखा था अपने पहले पेज पर, ये वाला जो था, ठीक है। अब ये आपको देखना है, ये काम आपका है, ठीक है। तो यह चित्र ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में स्थित मुख्यालय हेतु विशेष रूप से बनवाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर था? लंदन में था, ठीक है। अगेन हम इसको मैप में देखेंगे तो ये आपको यूनाइटेड किंगडम का मैप देखने को मिलेगा। इसी में यहाँ पे आपको ये इंग्लैंड दिख रहा है। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? यहाँ पे लंदन में, ठीक है, ये है लंदन। और यही लंदन में इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड क्वार्टर था, मुख्यालय था, मतलब मेन ऑफिस जहाँ से ये काम करेगी, ठीक है।
तो यहाँ से आपके लिए फैक्ट बना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ था, लंदन में था। तो उसी लंदन में जो इनका मुख्यालय है उसके लिए ही ये पेंटिंग बनवाई गई थी, ठीक है। और इसकी लंबाई लगभग तुम्हारी 3 मीटर है। इस चित्र के प्रत्येक पक्ष का आपको अवलोकन करना है, उसको अच्छे से आपको देखना है। उसमें जो व्यक्ति दिखाए गए हैं, वस्तुएं, जो भी प्रतीक हैं, जो भाव भंगिमाएँ हैं, भाव भंगिमा मतलब लोगों के चेहरे और जो शरीर के जो भी हाव भाव हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, वो चीज़ आपको देखनी है। 4 या 5 विद्यार्थियों के समूह में प्रत्येक समूह इस चित्र से प्राप्त संदेशों के विषय में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करें। मुझे पता है आप लोग ये कुछ नहीं करते हो और ना आप खुद से कोशिश करोगे, तो इसीलिए इसके बारे में चैप्टर में आगे मेंशन है इस पेंटिंग के बारे में, तो हम वहीं पे पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर मैं अभी यहीं पे आपको बता दूं इनके आंसर तो फिर हमारा वो रिपीटेशन हो जाएगा, तो हम वहीं पे इसको देख लेंगे। बाकी अगर आप लोग अवेयर हो, करना चाहते हो, लर्निंग करना चाहते हो, रट्टाफिकेशन नहीं, तो आप खुद से भी यहाँ पे देखने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि मेरा गोल ये है कि हर बच्चा लर्निंग करे, हर बच्चा सीखे, ना कि सिर्फ रटे, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। ये चीज़ मेरा फोकस नहीं है, ठीक है। वरना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मैं इतना डीप में आपको पढ़ाती हूँ, पीछे के कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, वो इसीलिए ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है ना, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हम लोगों के साथ में क्या किया गया है ना, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल बेकार है। हमें, या मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी इसी तरीके से पढ़ाया गया था स्कूल्स में कि एक बच्चे को खड़ा कर देते थे, पूरी बुक जो है वो पढ़वाते थे कि पढ़ो भाई चैप्टर पढ़ लिया, बात ख़त्म। कोई टीचर कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करता था। मुझे सोशल साइंस समझ लो बहुत ज़्यादा बेकार लगती थी, सबसे बुरा सब्जेक्ट लगती थी ये हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, सब बेकार लगता था मुझे। तो मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ बाकी और बच्चों के साथ में हो। हालांकि ये अभी भी चल रहा है ये सिस्टम, बाकी ऑनलाइन ही मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी बहुत एजुकेशन ठीक है ना। ऑफलाइन में तो अगर महंगे स्कूल हैं, पैसा है तुम्हारे पास तो ठीक है, तो अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी। वरना जहाँ पर फीस कम होती है तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। बाकी आप लोगों को मेरा साथ देना है, ठीक है ना, आप लोगों को रट्टाफिकेशन नहीं करना है। तो फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति हम देख लेते हैं, ये क्या है। तो ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी ये नीति। इनका क्या पर्पस था कि लोगों के बीच में फूट डालो, उनके बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उसका फ़ायदा उठाओ और राज करो। ये आपने सुनी भी होगी। तो व्यापारी का छद्म रूप बनाए रखते हुए कंपनी के प्रतिनिधि स्थानीय शासकों से राजनीतिक संबंध स्थापित करते रहे। छद्म रूप मतलब इनका जो मेन पर्पस है उसको ये छुपा ले रहे हैं और अपने आप को सिर्फ एक व्यापारी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम तो सिर्फ व्यापारी हैं। तो अपना असली रूप छुपाया हुआ है उन्होंने, उसे ही हम छद्म रूप बोल रहे हैं, ठीक है। तो बन करके आए हैं ये व्यापारी और कंपनी के प्रतिनिधि हमारे भारत के जो अलग अलग शासक रहे, अलग अलग स्थानों के जो शासक रहे, उनसे ये राजनीतिक संबंध स्थापित करते रहे। मतलब सत्ता से या शासन से जुड़े हुए संबंध बनाते रहे, ठीक है। जैसे कि इन्होंने कुछ शासकों को दूसरे शासकों के विरुद्ध सैन्य सहायता दी, जैसे कि ये एक शासक है ए, दूसरा है बी, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो जो अंग्रेज़ हैं वो इस ए को सपोर्ट करेंगे कि हम तुम्हें जो है वो सेना दे रहे हैं, तुम लड़ो जाकर, इसको हराओ जाकर। तो ये चीज़ ये लोग करने लगे। भारतीय राजनीति में ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसमें दखल दे रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार वे विदेशी आक्रांताओं के स्थान पर अब सत्ता के मध्यस्थ बनकर उभरे। मतलब इन्होंने शुरुआत में अपने आप को ये नहीं दिखाने दिया कि हम विदेशी आक्रांता हैं। आक्रांता मतलब आक्रमण करने वाले, कि हम विदेश से आए हैं, आप पर आक्रमण नहीं करने आए हैं, हम सत्ता के मध्यस्थ हैं। मतलब इन दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम ये लोग करेंगे। मध्यस्थ मतलब दो जो पक्ष हैं, जैसे ए और बी हैं, ये इनके बीच में रहकर इनके बीच में बातचीत करवाना, समझौते वगैरह करवाने वाला व्यक्ति, वो होता है मध्यस्थ, ठीक है, मीडिएटर का जो काम करता है। तो वही मध्यस्थ बनकर ये अंग्रेज उभरने लगे। फिर ब्रिटिशों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रीय शासकों के मध्य प्रतिस्पर्धा तथा राज्य वंशों के उत्तराधिकार संबंधी विवादों का लाभ उठाया, ठीक है। ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें जो अलग अलग क्षेत्रीय शासक थे उनके बीच में प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी, कंपटीशन चलता रहता था एक दूसरे से आगे निकलने का। और जो राज्य वंश थे, मतलब वही अलग अलग वंश जो आ रहे हैं, उनमें उत्तराधिकार संबंधी विवाद रहते थे।
मतलब कि अगला राजा कौन बनेगा, कौन गद्दी पे बैठेगा, इस चीज़ को लेकर लड़ाई चलती रहती थी और इसी चीज़ का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और इसको हम बोलते हैं फूट डालो और राज करो की नीति। ठीक है, जब ये लोग आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही इनकी प्रतिस्पर्धा रहेगी, तो दोनों के बीच में लड़ाई करवाना आसान है ना, और लड़ाई करवा देंगे तो आसानी से राज कर पाएंगे हम। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने निकाला, इसी वजह से ये भारत पर 200 सालों तक शासन कर पाए, लोगों को बांट बांट के, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश इस प्रकार के सामाजिक विभाजनों का शोषण करने में बहुत ज़्यादा कुशल थे, बहुत ज़्यादा माहिर थे। ये जो सामाजिक विभाजन है हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में, कि जो अलग अलग शासक हैं उन लोगों के बीच में बनती नहीं है। ठीक है, आपस में लड़ते रहते हैं। और इसके अलावा भारतीय समाज में जो धार्मिक समुदाय हैं अलग अलग, जैसे कि सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, इस्लाम धर्म के लोग हैं, इन सभी लोगों के बीच में कुछ ना कुछ विद्वेष रहते थे, टेंशन रहती थी, लड़ाई झगड़े रहते थे, या थोड़ी बहुत आपसी दुश्मनी रहती थी। तो इस चीज़ को इन अंग्रेज़ों ने पहचाना और उसे और ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया, उसे और ज़्यादा हवा दी कि ये चीज़ अगर बढ़ेगी तो ये लोग आपस में ही लड़ेंगे मरेंगे और हम इन पर राज कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो ये इनका कॉन्सेप्ट था अंग्रेज़ों का। अब उसके बाद में प्लासी का युद्ध आता है, तो प्लासी का युद्ध उनकी ये जो नीति है, फूट डालो और राज करो की नीति, इसका एक उत्तम उदाहरण है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन बने कि प्लासी का युद्ध किस नीति का उदाहरण है, तो फूट डालो और राज करो की नीति का। या इस तरीके से बन सकता है कि फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, तो आंसर होगा प्लासी का युद्ध। और ये कब हुआ था? 1757 में। ये डेट भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस युद्ध में क्या हुआ था, देखो इसका बैकग्राउंड समझो। बंगाल के नवाब थे, बंगाल वाला रीजन मैंने आपको बताया ही है, काफ़ी बड़ा रीजन हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी और बांग्लादेश भी, ये पूरा रीजन, बिहार का थोड़ा बहुत रीजन, झारखंड का, उड़ीसा का, तो ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, लगभग इतना बड़ा भारत का हिस्सा। ये आपको दिख रहा है। इसी बंगाल का राजा था सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों से खुश नहीं था, क्योंकि ये कंपनी वाले लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे, सिराजुद्दौला को टैक्स वगैरह टाइम से नहीं दे रहे थे, तो सिराजुद्दौला इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ था। ठीक है, तो इन लोगों के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में तनाव उत्पन्न होने लगा। ठीक है, टेंशन्स बढ़ने लगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। ये नाम भी आपको याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव का। ठीक है, कौन था ये? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये लड़ाई करेगा। तो जब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में टेंशन बढ़ेंगी, तब क्या होगा? युद्ध होगा, है ना। लेकिन युद्ध होने से पहले षड्यंत्र चला जाता है। ये षड्यंत्र चलता है यही क्लाइव, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो ये क्लाइव क्या करता है, ये सिराजुद्दौला जो नवाब है बंगाल का, उसके दरबार में असंतुष्ट तत्वों की पहचान करता है। असंतुष्ट तत्व मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिराजुद्दौला से खुश नहीं होंगे। तो क्लाइव को मीर जाफर मिला। मीर जाफर कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति था। ये भी आपको याद रखना है। मीर जाफर कौन है? सिराजुद्दौला का सेनापति। तुरंत के तुरंत याद करते चलो। ठीक है, तो मीर जाफर के साथ षड्यंत्र रचा। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध होगा। ठीक है, लेकिन पहले ही मीर जाफर जाके इन अंग्रेज़ों से मिल जाता है, क्लाइव से मिल जाता है, और उसके सामने ये बात रखी जाती है कि अगर तुम हमारा साथ दोगे, मतलब अंग्रेज़ मीर जाफर से ये बोल रहे हैं कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो तुम्हें बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। तो ये लालच में आ गया मीर जाफर, इसीलिए इसने अंग्रेज़ों का साथ दिया। और है कौन? ये सेनापति है। तो सेनापति कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ये सेनापति के हाथों में ही पूरी की पूरी सेना की कमांड होती है। इसी के ऑर्डर्स पर पूरी सेना जो है वो युद्ध में लड़ेगी। किस तरीके से लड़ेगी वो यही बताएगा सेनापति ही, और सेनापति को ही अंग्रेज़ों ने अपने साथ मिला लिया। ठीक है, और ये समझौता किया कि यदि वह नवाब के साथ विश्वासघात करेगा, धोखा देगा उसे, तो उसे नवाब के रूप में स्थापित कर दिया जाएगा, बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया जाएगा। ये बातचीत हुई थी क्लाइव और मीर जाफर के बीच में। ठीक है, और यह युद्ध फिर कहाँ पे होता है? ये पलाशी में होता है। पलाशी जो है
ये वेस्ट बंगाल में ही लोकेटेड है और इसको अंग्रेज प्लासी बोलते थे, ये पलाशी नहीं बोल पाते थे, इसीलिए अंग्रेज़ों ने इसको प्लासी उच्चारित किया, इसीलिए हम इसको प्लासी के नाम से जानते हैं। और पलाशी जो नाम है वो बंगाल का लोकल नाम है, वहाँ पे आज भी ये पलाशी नाम चलता है, ठीक है। और ये प्लासी जो है ये वर्तमान कोलकाता से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में यानी कि नॉर्थ में स्थित है। देखो यहाँ पे मैप जो है कोलकाता का मैप होगा, यहाँ पे मैं आपको इसी से ही समझा दे रही हूँ। तो कोलकाता यहाँ पे है, ठीक है, कोलकाता के उत्तर में है मतलब नॉर्थ में, ठीक है। तो कोलकाता से 150 किलोमीटर उत्तर में है मतलब लगभग यहाँ पे होगा। इस मैप में तो कहीं पे है नहीं है प्लासी, तो यहीं पर इसी जगह पे मान लो आप, क्योंकि मैप में छोटा छोटा ही हमें दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे था प्लासी या पलाशी, या ये कहो कि आज भी है, कहीं गया थोड़ी ना है प्लासी, ठीक है। और एक मैप और था हमारे पास में जिसमें मेन बैटल्स थे, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे हुआ था, ठीक है, इस जगह पर। तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था आपका। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, और इसके बाद में बात हो रही है कि युद्ध तो हो गया प्लासी वाली जगह पर, ठीक है, प्लासी का युद्ध प्लासी में होता है, ये सिंपल है याद रखना, 1757 में होता है। प्लासी कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में, या हिंदी में पश्चिम बंगाल में, कोलकाता से 150 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। क्लियर हुए ये फैक्ट आपको? नवाब यानी कि सिराजुद्दौला को कुछ फ्रांसीसी सेनाओं का समर्थन प्राप्त था। क्यों प्राप्त था? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में ठनी रहती थी, है ना, ये दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, तो एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे थे ये। तो जो रॉबर्ट क्लाइव है वो अंग्रेज़ ही तो है, तो वो लोग उन्होंने मीर जाफ़र का साथ लिया, और नवाब जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा है, तो इसीलिए फ्रांसीसी सेनाओं ने नवाब का साथ दिया, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ हैं, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई। लेकिन मीर जाफ़र की जो सेनाएं थी, जो नवाब की सेना का प्रमुख भाग थी, वो युद्ध में निष्क्रिय रहती हैं। जब युद्ध का दिन आता है तो मीर जाफ़र जाता है अपनी सेना लेके नवाब के साथ में, लेकिन जब लड़ने की बात आती है तो मीर जाफ़र ने पहले ही अपने सैनिकों को समझा के रखा था कि किसी को भी आगे नहीं आना है, किसी को भी लड़ना नहीं है। सब लोग कुछ पैसों के लिए बिक गए थे, तो सब के सब निष्क्रिय रहते हैं, कोई सेना लड़ती ही नहीं है। तो इसी वजह से फिर सिराजुद्दौला हार जाता है इस युद्ध में, ठीक है। तो संख्या में कम थे ये ब्रिटिशर्स, लेकिन फिर भी इनकी विजय प्राप्त होती है यहाँ पे प्लासी के युद्ध में। तो मेन फैक्ट क्या है कि प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में, या ब्रिटिशों को उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच में होता है। जीतता कौन है? ये सिराजुद्दौला हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं इस युद्ध को, ठीक है। तो आज भी मीर जाफ़र नाम जो है ये भारत में विश्वासघाती के पर्यायवाची के रूप में स्मरण किया जाता है, क्योंकि ये मीर जाफ़र अपना ही बंदा था, नवाब का ही अपना सेनापति था, और इसने अपने ही लोगों को धोखा दिया और बाहर वालों का साथ दिया, ठीक है। और बाद में चलकर क्या हुआ ना, अंग्रेज़ इतने पैसे मांगते थे, जब ये मीर जाफ़र नवाब बन गया तो इससे भी बहुत पैसे मांगने लगे, लेकिन ये उनकी डिमांड को पूरी नहीं कर पाता था, तो फिर ये भी इनसे गुस्सा हो गया। तो इसी वजह से अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसको भी हटा दिया, मीर जाफ़र को भी नवाब हटा दिया, फिर किसी और को बना दिया, और उसका नाम मीर कासिम था। मीर कासिम से भी ये पैसे मांगते रहे, वो भी इनको इतने पैसे नहीं दे पाया, उसे भी गुस्सा आया, तो फिर उसने भी युद्ध किया है इनके साथ में, ठीक है। तो वो कहानी एक अलग है। तो मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, ठीक है। गद्दार हमें समय समय पर देखने को मिले हैं इतिहास में, हमारे ही देश में, ठीक है। अगर यही गद्दार ना होते, अगर यही अपनों का साथ देते, तो ये बाहर वाले कुछ कर नहीं पाते, ये लोग इतने लंबे समय तक हम पर राज नहीं कर पाते, ठीक है ना। आगे इसके बाद में यहाँ पे आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी, ये 1764 हटा देना, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे दिखाया गया है बीच में, प्लासी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहा है, और 1757 में यह प्लासी का युद्ध हुआ है। विलियम हीथ ने ये चित्र बनाया है 1821 में, कोई काम का फैक्ट है नहीं है ये, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध का आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया, कैसे क्या हुआ, बैकग्राउंड में क्या हुआ, फिर युद्ध के समय पर क्या हुआ, और उसके बाद में
ब्रिटिश जीत जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम हड़प नीति और सहायक संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। ओके, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो उसको कॉमेंट्स में मेंशन कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।